Okay, dear students, so let us start with our next topic. वेव ऑप्टिक्स चैप्टर आपका चल रहा है, इंटरफेरेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी आर मूविंग टू डिफ्रैक्शन विच इज इवन मोर डिफिकल्ट. तो इंटरफेरेंस को अगर आपने अच्छे से समझा है तो ही हम डिफ्रैक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इंटरफेरेंस को पहले तो आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं. तो विद दिस अजम्पशन कि आपको इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है, वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफ्रैक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सीबीएसई का और बाकी जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं उनका ध्यान अब डिफ्रैक्शन पर ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वो इंटरफेरेंस पहले इंटरफेरेंस पर ही होता था. तो इंटरफेरेंस में से क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे, लेकिन अब इंटरफेरेंस एक तरह से खत्म हो चुका है और अब नाउ दे हैव स्टार्टेड मूविंग इनटू डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन हम आगे करेंगे. पोलराइजेशन है वेरी स्मॉल टॉपिक, इजी है तो आप कर लोगे, लेकिन डिफ्रैक्शन इज रियली डिफिकल्ट. दिस इज इवन मोर डिफिकल्ट देन इंटरफेरेंस. डिफ्रैक्शन करते हुए ध्यान आपको रखना है कॉन्सेप्ट्स पर. कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है. चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन से. ओके, diffraction. Now, so what is diffraction? The phenomena of bending of light the phenomena of bending of light around the corners around the corners of small obstacles or aperture. तो अपर्चर तो अब आपको पता ही है क्या होता है. मेरे पास एक स्फेरिकल लेंस है, तो अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ दिस, दैट इज अपर्चर. तो वो जो अपर्चर है उसमें से जब लाइट आती है ना, और लेट अस से यू आर ट्राइंग टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ अ फार अवे प्लैनेट लाइक वीनस, लाइक सन, लाइक अ स्टार. तो व्हाट विल हैपन, जो वहां से जो रेज आएंगी ना उनकी डिफ्रेक्शन होगी. तो वो जो अपर्चर है वो भी एक ऑब्स्टेकल की तरह ही काम आएगा, और वहां से वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर्स and its consequent spreading into the regions of geometrical shadow is called diffraction. Is called diffraction of light. ओके, तो ये हो गया आपके पास डिफ्रैक्शन. अब मैं आपको डिफ्रैक्शन को एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट दिस डिफ्रैक्शन एक्चुअली इज. देखें, लेट अस से मेरे पास यहाँ पर एक अपर्चर है. तो अपर्चर का मतलब ये हो गया कि एक विंडो है जिसमें से सनलाइट अंदर की तरफ आ रही है. सो लेट अस से दिस इज अ विंडो एंड द सनलाइट इज कमिंग थ्रू दिस इनटू अवर रूम. नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम ये कंडीशन लगाकर चलते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो इफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट शुड एक्चुअली ट्रेवल लाइक दिस, straight forward, and from here it should travel like this. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो रीजन है और जो ये वाला रीजन है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक शैडो रीजन बन जाता है. ज्योमेट्रिक शैडो रीजन. इज इट ओके?
ऑरेंज कलर में हमने शो किया, दिस इज ज्योमेट्रिक शैडो रीजन. व्हाई वी आर कॉलिंग इट ज्योमेट्रिक? बिकॉज मैथमेटिकली अगर हम बात करें, तो अगर हम कहते हैं कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर शेडोज क्रिएट होनी चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज कि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता. तो एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज व्हाट वी गेट. नाउ सी, wait, now this is the geometric shadow region, but according to this definition, the shadow is now going to encroach into this shadow region. So this is now no longer a shadow region. So what is happening? This light, this will bend and it will go like this. So this will become, so this becomes the region which is now encroached by the light. अब यहाँ पर एक्चुअली में होनी तो शेडो चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास लाइट पहुंच गई. अब ये लाइट यहाँ पर क्यों पहुंच गई, इसी चीज को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, और उसी चीज को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है ना? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. ओके, जो शेडो रीजन में हमारे पास एंक्रोचमेंट हुआ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंक्रोचमेंट encroachment of geometric shadow region by light. ठीक है, तो इसको अगर आप एग्जाम्पल की अगर आप बात करो कि भाई हमें कुछ एग्जाम्पल्स इसके पता चल जाए ताकि हम वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि आप सोच के देखो कि हमारी विंडो में से धूप आती है, तो वहां पर कोई ग्रिल लगी हुई है, तो वो ग्रिल की शेडो नहीं बनती. अगर मैं यहाँ पर देखूं जमीन पे, तो विंडो इज वेरी फार अवे, तो वहां से जब लाइट आएगी तो वो लाइट इतनी ज्यादा डिफ्रैक्ट हो चुकी होती है कि एक्चुअल में वहां पर शेडो को देखकर हम बता नहीं सकते कि ग्रिल का डिजाइन क्या है. यहाँ आप यूं कह लीजिए कि वो शेडो जो ग्रिल की बनेगी दैट विल बी हाईली ब्लर्ड. So the question is, if the light is traveling in a straight line, why is it becoming blurred? There is no question of it. There has to be sharp shadows. तो यहाँ पर मेरे पास sharp shadows बननी चाहिए. लेकिन ये शार्प शेडोज यहाँ पर नहीं बनती, ब्लड शेडोज बनती हैं. तो इसके पीछे अब जो रीजन है वो हम देखेंगे. तो बेटा अब इसके अंदर चलते हैं. नाउ व्हाट इज डिफ्रैक्शन, आगे मूव करते हैं. वेट ए मिनट. ओके, तो डिफ्रैक्शन को स्टडी करने से पहले वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो इंटरफेरेंस के टाइम पे हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यहां पर पढ़ा था. एंड लेट मी add this thing into here. Wait a minute, I have to insert it. See, these are the two images, and okay, so these are intensity distribution curve for interference and diffraction. ओके, चलो. तो अब ये जो मेरे पास दो इमेजेस बन गई,
इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बनती है, ये वाला जो कर्व है ये बनता है इंटरफेरेंस के टाइम पे, और ये वाला जो कर्व बनता है ये बनता है डिफ्रैक्शन के टाइम पे। तो ये कौन सा कर्व है, ध्यान में रखो, जब हमने इंटरफेरेंस किया था तो देयर वर टू स्लिट्स, दोनों स्लिट्स की इंटरफेरेंस होती है एक पॉइंट पे जाके, उस स्क्रीन के ऊपर जो मेरे पास यहाँ पर कर्व बनेगा इंटेंसिटी का, दैट कर्व इज गिवन हियर, दिस इज दैट कर्व, आई होप यू रिमेंबर दिस इज द कर्व, ओके। और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास फ्रिंज विड्थ जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इनको आप ध्यान से देखेंगे, इंटरफेरेंस और दिस। So the first difference is that the fringe width in the case of interference, the fringe width in the case of interference is constant, okay, but it is not constant in diffraction, okay. Central bright fringe is most wide, or you can say widest, is widest, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास जो फ्रिंज विड्थ है वो सबकी कांस्टेंट आ रही है, लेकिन यहाँ पर फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट नहीं है, सेंटर की फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा चौड़ी है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर वो बाकियों का गैप कांस्टेंट है लेकिन डिफरेंट हो गया, ठीक है ना, मतलब सेंट्रल फ्रिंज सबसे ज्यादा है, बाकियों का गैप जो है वो कांस्टेंट है, ओके। दूसरी चीज, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी of bright fringes is not constant, is equal for all fringes, is equal for all fringes in interference, ओके। सो यहां पर आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी वेरी करती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और बाकियों के लिए बहुत कम है, एंड दैट इवन दिस इज नॉट कांस्टेंट। ये वाली फ्रिंज के लिए जिसको हम बोलेंगे थर्ड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट एंड थर्ड ब्राइट, थर्ड ब्राइट के लिए तो बिल्कुल ही डिप हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो थर्ड ब्राइट है वो बिल्कुल ही डिप हो जाती है इंटेंसिटी, और फर्स्ट ब्राइट की फिर भी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो दिस इज अनदर डिफरेंस, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल इन इंटरफेरेंस, बट this is not the case with diffraction। तो डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। एंड नाउ व्हाट इज द थर्ड थिंग, मिनिमम इंटेंसिटी तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ऑफ डार्क फ्रिंज is 0 in both interference as well as diffraction। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि भाई जो ये डार्क फ्रिंज आ रही है उसकी इंटेंसिटी 0 है, यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि
इंटेंसिटी यहाँ पर इंटरफेरेंस में जब जीरो होती है तो इसमें दो सोर्सेज होती हैं और हम ये मान के चलते हैं कि दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी इक्वल है। अगर I1 और I2 इक्वल है ओनली देन द इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू जीरो, अदरवाइज मिनिमम इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मेरे पास ये कंडीशन है दैट इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू इंटेंसिटी I2, तभी आपके पास ये वाला ग्राफ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये वाला ग्राफ बनेगा डिफ्रैक्शन केस में एवरी टाइम, बिकॉज यहाँ पर एक ही सोर्स होता है और दैट इज वाई इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल। तो I1 इज ऑलवेज इक्वल टू I2, तो जिसके कारण यहाँ पर तो केस ही नहीं होता ना, चांस ही नहीं है कि I1 इज नॉट इक्वल टू I2। सो ये है आपके पास तीन चीजें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, ठीक है। तो अब ये मेरे पास डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया, बट अब ये बनेगा कैसे? सो लेट अस नाउ मूव इनटू द टेक्निकलिटी व्हिच वी कॉल डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट, ठीक है जी। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, बहुत ही ज्यादा केयरफुल, बहुत ध्यान से। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो चलो लेट अस सी नाउ। लेट से ये मेरे पास एक विंडो बन गई और इसमें मैं स्लिट क्रिएट कर रहा हूं। सो लेट अस से दिस मच वाइड इज द स्लिट। तो स्लिट आपकी वाइड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा वाइड है ना तो आपके पास डिफ्रैक्शन कम होता जाएगा। तो जितनी स्लिट कम है डिफ्रैक्शन उतना ज्यादा है, ठीक है। तो ये मैं इतना बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा छोटी डिफ्रैक्शन है, मतलब लाइक पिन होल है, एक पिन होल या बहुत छोटा होल है, इस तरह से हमारे पास होल है। तो लेट अस से दिस इज द पॉइंट वेयर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड एंड लाइट यहां से बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक है, और यहां से भी लाइट हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज को समझूं तो मैं कहूंगा कि जी लाइट तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो ये आगे के आगे चली जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। देखो अब ये आई मेरे पास स्क्रीन, ओके, एंड नाउ तो लाइट यहां से सबसे पहले लाइट तो मैं कहूंगा कि सेंट्रल फ्रिंज इन्होंने बना दिया, तो यहां पर ये लाइट चली गई। लाइट जाएगी हर जगह पर, ठीक है ना, लाइट जाएगी हर जगह पर, लेकिन ये है तो वेव ना। तो हाइगन प्रिंसिपल यहाँ पर कहाँ यूज होता है? हाइगन ये कहता है कि यहाँ पर जब आया, यहाँ से लाइट आई तो लेट अस से प्लेन फ्रंट यहाँ से आया। सो एक रैंडम सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। लेट अस से दिस इज अ प्लेन फ्रंट दैट वेव केम, यहाँ पर टकराने के बाद ये यहाँ पर सर्कुलर बन गया। सो दिस विल बी द वे इन विच द वेव विल स्टार्ट मूविंग, और वो आगे जा रही है। तो इसमें से आप कोई भी रे चूज कर सकते हो, रे तो बहुत सारी है, यहाँ पर भी जा रही है, ये everywhere the rays are going on, a ray is perpendicular to the wave front, so it can be anything, तो वो वहां से मूव करेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अब इसको रब कर रहा हूं, ओके। तो अब देखिए, अब एक तो मैंने ये बना दिया और एक मैं किसी भी रैंडम पॉइंट पर ले लेता हूं कि चलो इस वाले पॉइंट पे हमारे पास दो रेज मैंने मान ली कि वो दोनों रेज गई थी, जा हर जगह पर रही हैं, सब जगह पर रही हैं, हर जगह पर अलग फेज डिफरेंस है, जिसके कारण एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंसिटी बन रही है, थोड़ा सा ब्राइट और थोड़ा सा डार्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल चूज किया। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल मेरे पास आ गया एंड लेट अस गिव इट अ नेम P, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं O, ओके। तो सेंट्रल पॉइंट जो है उसको भी मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया, दिस, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये P पॉइंट पर जो रेज पहुंची, मैं P पॉइंट पर अब कंसंट्रेट करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूं कि हाउ हाइगन प्रिंसिपल इज इनकॉर्पोरेटेड हियर। तो बाय हाइगन्स wave theory we have
that a wave when creates a wave front every point every point every point in the slit acts like a, every point in the slit acts like a source of wavelet. ठीक है, तो ये अपने आप में वेवलेट का सोर्स बन जाएगा हर पॉइंट का. तो मैं हर पॉइंट पर मान सकता हूं कि भाई यहाँ पे मिलियन पॉइंट्स होंगे, तो यू कैन चूज एज मेनी एज यू वांट. तो इतने से सिलेक्ट में यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उन हर पॉइंट से एक वेव जनरेट होगा, हर पॉइंट से एक वेव जनरेट होगा, और वो वेव जब जनरेट होगा यहाँ से हर पॉइंट से, और वो यहाँ से जाएगा. सो वी आर नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ ऑल दोज रेज. ठीक है, ऑल दोज rays will now interfere to create the fringe pattern. तो यहां पर आपके पास फ्रिंज पैटर्न जो है, जो हम ऊपर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख रहे हैं, इस तरह का कर्व बनाने के लिए हमने यहां पर हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है ना, इंटरफेरेंस होगा. तो अब ये इंटरफेरेंस हमारे पास होगा कैसे? तो हाइगन प्रिंसिपल है भाई कि हर पॉइंट हमारे पास एक सोर्स बन गया, तो यहां से मेरे पास बहुत सारी रेज जा रही है, बहुत सारी रेज. सो यू कैन चूज एनी पॉइंट. लाइक मैं ये वाले पॉइंट को भी चूज कर सकता हूँ कि ये गया जी, फिर मैं ये वाले पॉइंट को चूज कर सकता हूँ. सो यू कैन चूज एज मेनी पॉइंट्स एज यू वांट, एंड ऑल द रेज आर रीचिंग दिस पॉइंट, ऑल द रेज आर रीचिंग दैट पॉइंट. ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आप जितने मर्जी चूज कर सकते हो. लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं अब सबसे पहले लेट अस क्रिएट फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज. तो मैं पहली डार्क फ्रिंज क्रिएट करूंगा. देखो, जो सेंटर पे है वो तो हमें गारंटी है कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा ही बनेगा, तो ब्राइट फ्रिंज तो बनी गई. लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज आ गई एक, उसके बाद डार्क फ्रिंज आएगी, ये रहा, ये वाली तो सेंट्रल होगी. तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज. तो अब मैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ पर इसकी लोकेशन फाइंड करना चाहता हूँ कि भाई इसकी लोकेशन क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज की लोकेशन. तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए मैं ये कंडीशन लगाकर चलूंगा, फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज all the rays passing from the slit, all the rays passing from the slit should interfere डिस्ट्रक्टिवली, शुड इंटरफियर डिस्ट्रक्टिवली. तो ये सारे के सारे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर होनी चाहिए, तभी मेरे पास डार्क आएगा. अगर एक भी रे वहां पर ऐसी पहुंच गई जिसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली वहां पर डार्क फ्रिंज कैसे बनेगी. तो मैं पहला केस लेकर चल रहा हूं, ऑल डार्क फ्रिंज. तो जिसके मतलब यहां पर आप जितनी मर्जी रेज इमेजिन कर लो, 1000 रेज इमेजिन कर लो, लेकिन सबकी कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी रेज के साथ में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, तभी तो मुझे वहां पे डार्क फ्रिंज मिलेगा. तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरी स्लिट को दो पार्ट्स में यहां पर डिवाइड करके चलता हूं, और मैं कहता हूं कि लेटस से मेरे पास ये वाली एक, ये दो मेरे पास वेव्स हैं. ठीक है, ये वाली वेव है और एक ये वाली वेव है, और एक मैं सेंट्रल वेव यहां पर क्रिएट कर देता हूं जो बिल्कुल इसके सेंटर से आ रहा है. वो है ये वाला, ये सेंटर से है, और जो रेड कलर से आ रहा है वो ये रहा. तो मैं इनको कलर्स की टर्म्स में बात करूंगा. देखो बेटा, जो रेड कलर वाली है ना, वो ग्रीन कलर के साथ में मैं
मर्ज करने वाला हूं, डिफ्रैक्शन करने वाला हूं। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे सभी। लेट से मैं यहां पर फिर से सेम स्लिट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं इस स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, दो पार्ट्स में, है ना। इट विल बी लाइक दिस। तो ये दो पार्ट में हमने इनको स्लिट में इसको शिफ्ट कर दिया। अब देखो, अब यहां से जो मेरे पास लाइट जा रही है, जो पहली लाइट जा रही है यहां से, जो यहां से मेरे पास पहली लाइट जा रही है, जैसे कि मान लो ये वाली, ठीक है, और इसको मैं इंटरफियर करवाऊंगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइट से जो यहां पर आ रही है, ये वाली, ये दोनों। तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे मूव करता जा रहा हूं, एंड दीज टू लाइट्स विच आर at d/2 distance away, they are now interfering with each other। मतलब मान लिया जाए ये रे, जैसे ये वाली रे हो गई, तो इसके d/2 डिस्टेंस दूरी पर जो भी पॉइंट आएगा, इन दोनों को मैं करवा रहा हूं। इस तरह से इनको मैं मूव करता जा रहा हूं, आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं द स्लिट इज divided into two equal halves and the ray from first half will interfere with the ray from the second half for which the distance between the two sources must be d/2। इस बात को बेटा आपने ध्यान में रखना है कि मैंने यहां पर किया क्या है, क्रक्स को पकड़ने की कोशिश करना। दिस डिस्टेंस इज बेसिकली d/2, स्मॉल d/2, और ये पूरी स्लिट का जो डिस्टेंस है, इसको मैं स्मॉल d लेकर चल रहा हूं। आई एम मेंशनिंग इट हियर, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ओके। तो अब मैंने क्या मान के चला, मैंने बोला कि मेरी जो स्लिट है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो यहां से जो भी मेरी रेस जा रही है उसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है विद वन रे फ्रॉम दिस रीजन। तो ये दोनों रेस जाकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। तो जैसे जैसे मैं ऐसे नीचे मूव करूंगा तो मेरी पूरी स्लिट कवर हो जाएगी, और सारी की सारी रेस का कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग रे होगी जिसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, और मेरे पास वहां पे डार्क फ्रिंज मिलेगा। सो विद दिस कंडीशन आई एम मूविंग, और ये मेरे पास बन गया d/2 डिस्टेंस, ठीक है। अब ये तो हो गई थ्योरी, अब हमें समझ में आ गया कि भाई वहां पर डार्क फ्रिंज क्यों बन रही है। अब चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। तो मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे जब, तो मैं, जैसे हमने वहां पर इंटरफेरेंस में सेकंड पार्ट में फ्रिंज के बारे में किया था ना, थीटा फाइंड किया था और फ्रिंज विड्थ फाइंड की थी, बिल्कुल वैसा ही हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम बनने वाला है, ऑलमोस्ट सेम। तो ये हो गया 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास d है, ठीक है। तो दिस एंगल कैन बी टेकन एज अ थीटा। इफ दिस इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। और ये मैंने इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में हमने अच्छे से किया है कि व्हाट व्हाई आर दीज टू एंगल इक्वल टू ईच अदर, हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की थी, ये वो। तो ये मेरे पास थीटा आ गया जी। तो ये है मेरे पास डेल्टा एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, एंड दिस विल बी चोजन एज डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स मेरे पास यहां पर क्या आ गया, डी साइन थीटा, ठीक है।
तो मैं यहां पर जाऊंगा और मैं अब इनकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना चाहता हूं, ठीक है ना। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मुझे पहले से पता है कि जो मेरे पास टोटल दोनों रेज का पाथ डिफरेंस आना चाहिए, दैट शुड एक्चुअली कम आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये फर्स्ट फ्रिंज के लिए मैं केस कर रहा हूं, सो दिस विल बी लैम्डा बाय 2। तो मैंने लैम्डा बाय 2 बना दिया, तो लैम्डा बाय 2 आया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई होगा। तो मैं यही मान के चलूंगा कि भाई डिस्ट्रक्टिव करना है तो लैम्डा बाय 2। आई विल नॉट टेक 3/3 लैम्डा बाय 2 एवर, ले सकते हैं बट हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उससे भी आंसर हमारा रिपीट टेलीकास्ट ही होना है। तो हमारे पास सिर्फ ये कंडीशन लगनी चाहिए कि अगर दो वेव्स में लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लैम्डा बाय 2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। सो नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट फ्रिंज, इट विल बी फॉर ऑल द फ्रिंज। फॉर ऑल द फ्रिंजेस, ठीक है ना, सारी डार्क फ्रिंजेस के लिए ये कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है, लैम्डा बाय 2 वाला। चलो, तो अब ये आ गया पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस अब आया किस में, अब देखो मेरे इस डायग्राम में मुझे पाथ डिफरेंस किसका किसका चाहिए। अब देखो ये जो मेरे पास रेड कलर में मैंने बनाई है, ये इंटरफियर कर किसके साथ रही है, ये ग्रीन वाले के साथ इंटरफियर कर रही है। ये इस वाली रेड वाले के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही, ये ग्रीन वाले के साथ कर रही है। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली में डी नहीं है, d/2 है। तो मैं यहां से इनका पाथ डिफरेंस क्रिएट करूंगा और मैं इमेजिन करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस हियर। सो लेट अस से दिस इज थीटा, तो मेरे पास ये आ जाएगा d/2 साइन थीटा, ठीक है ना। इसको भी मैंने थीटा ले लिया कि थीटा अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो मैं इस डायग्राम में शो करूं या इस डायग्राम में शो करूं, बात एक ही है। जो ये वाला ग्रीन कलर वाला है ना, जो ग्रीन कलर में दिखा है, दिस इज दी एक्चुअली द डेल्टा एक्स दैट वी नीड टू हैव हियर, ठीक है। यस, तो ऐसा करते हैं, ये वाले डेल्टा एक्स को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको डेल्टा एक्स ही लिख दो, इसको ग्रीन कलर वाले को मैं नया नाम दे देता हूँ पी। पी मतलब द पाथ डिफरेंस। सो ये तो वैसे ही पाथ डिफरेंस आ गया, तो लेट अस नॉट राइट इट डेल्टा एक्स और दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस। नाउ हियर the path difference p is coming out to be d of sin theta divided by 2, d sin theta divided by 2, and this will be theta 1। तो मैं अब इसमें थीटा 1 लिख रहा हूं बेटा, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। वाई, बिकॉज आगे जाके एक और थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चलो जब मेरे पड़ेगी तब मैं 1 लिख दूंगा, अभी नहीं लिख रहा हूं, लेट इट बी डी साइन थीटा बाय 2। तो अब ये जो मेरे पास पाथ डिफरेंस आया किसमें आया, यहां से लिया मैंने, जो दो रेज इंटरफियर कर रही हैं ये उनका पाथ डिफरेंस है। Path difference of the two rays which are interfering। तो जो इंटरफियर कर रहा है उसका पाथ डिफरेंस चाहिए हमें, तो उसका पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या आया, d/2 साइन थीटा आ गया। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, सो लैम्डा बाय 2 शुड बी इक्वल टू d साइन थीटा बाय 2। सो दिस इंप्लॉयज d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक इक्वेशन बन गई, d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो एक तो मैं इसको बॉक्स में कर रहा हूं, तो ये ऑरेंज बॉक्स है बेटा, तो इसका मतलब है कि दिस इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट अ जनरल फॉर्मूला। तो d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, थीटा इज वेरी लेस, so I can say that this theta will be equal to lambda by d, we can say it like that। So this will be theta first, so theta first will be equal to lambda by d। चेक करते हैं हम ऊपर, ये देखो, तो यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट फ्रिंज आ रही है डार्क फ्रिंज, वो लैम्डा बाय डी पे आ रही है, तो ये आ गया लैम्डा बाय डी। तो हमने ये
यहां पर करवा दिया लैम्डा बाय डी। So this is theta 1. So this we can remember. ठीक है, बट बात हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अब बड़ी बुक्स में तो सिर्फ इतना ही किया होता है और इसके बाद इन्होंने जनरल फॉर्मूला बना रखा होता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो बाद में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी समझने में कि इसमें बाकी चीजें फिट कैसे होती हैं और ये सब बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। तो उनको अवॉइड करने के लिए मैं इस चीज को थोड़ा और इलेबोरेटिव स्टेप्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज। नाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर द सेकंड डार्क फ्रिंज, उसके बाद मैं आपको जनरल फॉर्मूला यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हो गया दिस। नाउ और second dark fringe, now because this is really very different, तो इसको ध्यान से हमें करना जरूरी है। तो सेकंड डार्क फ्रिंज जो मेरे पास बनेगी, अब वो कैसे बनेगी? तो सेकंड डार्क फ्रिंज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब डायग्राम तो मेरे पास यही रहेंगे सेम टू सेम, इन्हीं को मैं उठा लेता हूं। तो यहां पर मेरे पास ये रहा पाथ डिफरेंस। चलो मैं इसको कॉपी करता हूं, वेट ए मिनट। इंटरफेरेंस जैसा ही है बट इट्स स्टिल वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेरेंस। अब देखते हैं, अब जब मैं करना चाहता हूं, अब हम चाहते हैं सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए। तो भाई जब है ही डार्क फ्रिंज, इसका मतलब ये है कि ऑल दी rays that are coming from the slit, they have to do the destructive interference only। पहली कंडीशन तो ये हो गई। so all the rays should interfere destructively। ठीक है ना, तो सारी रेस को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये जो मैंने यहां पर किया, अब इसको नेक्स्ट कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे ना, इस केस को फाइंड करने के लिए वी आर going to divide this thing not only in two parts, but instead we are now going to divide them into four parts। तो पहले तो मैं इनको दो स्लिट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये वाली स्लिट को मैं एक स्लिट मानूंगा और दूसरी वाली को अलग स्लिट मानूंगा। तो d/2 की दो स्लिट्स हो गई, और उनके अंदर फिर से डिवाइड करके d/4 और d/4 करके दो दो पार्ट्स बना लूंगा। तो इन टोटल द कंप्लीट स्लिट विल बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स नाउ। ओके, तो मैं फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड करने वाला हूं। लेट अस सी हियर, we divide the slit into two parts and then further divide them into two equal। तो फोर पार्ट्स में हो गए, तो मेरे पास यहाँ पे दो स्लिट बन जाएंगी और दोनों स्लिट का मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा दूंगा। तो मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर अब मेरे पास फोर टाइम्स में डिवीजन होगा। तो मैं डिवीजन यहाँ पर इस डायग्राम में शो कर रहा था। सो लेट अस शो द डिवीजन हियर। तो अब यहाँ पर कैसा डिवीजन आएगा देखते हैं। तो चार डिवीजन यहाँ पर आएंगे मेरे पास, 1 2 3 4।
तो ये 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, और जो सेंट्रल जो मेरे पास है वो अभी भी मैं इसी को काउंट करूंगा कि ये मेरा सेंट्रल फ्रिंज है, जो कि मैंने ग्रीन कलर में बना दिया आपके सामने, ठीक है। लेकिन अब जो दो रेस जिनकी इंटरफेरेंस करवानी है वो कौन सी हैं, वो एक्चुअली में, इनको भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ग्रीन कलर से बना देता हूँ, ये है, ये उनकी सेंट्रल हो गई। तो अब मेरे पास यहाँ पर जो दो आएंगी वो आएंगी, एक ये वाली, ये वाला, और बिल्कुल इसके नीचे जाएगा एक जो ये ग्रीन कलर में जा रही है, ये वाला। तो इन दोनों को ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे। सो दिस इज नाउ स्लिट 1, तो ये d/2 हो जाएगा, और d/2 के लिए मैं वापस से बिल्कुल वही चीज करूंगा जो मैंने यहाँ पर की है, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से मेरे पास 2 वाला पार्टीशन था, तो मेरे पास क्या था, d/2 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2 हमने लिखा था ना। λ/2 इसलिए लिखा था क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो यहां पर मैं पाथ डिफरेंस फाइंड करूंगा इन दोनों का। तो अब इन दोनों का पाथ डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, हमें ये देखना है। देखो कितना पाथ डिफरेंस चाहिए हमें, ये वाला पाथ डिफरेंस चाहिए। दिस इज पी, वॉयलेट कलर में जो मैंने लिखा है दैट इज पी, ठीक है। और अब मैं, चलो इसको ऐसे रखने दो, ठीक है ना। तो वो वाला पार्ट है, तो अगर वो पार्ट बन गया मेरे पास पाथ डिफरेंस, तो वो कैसे फाइंड होगा, अब आप ये देखो। तो टोटल लेंथ तो इसकी d थी, तो दिस विल बिकम d/2 एंड दिस थिंग विल बिकम d/4, d/4। तो मैं अब उसका यहाँ पर थीटा लूंगा। अब थीटा मैं यहाँ पर डायग्राम में शो नहीं कर रहा हूँ बेटा, वो ये वाला थीटा है, ठीक है। तो ये वाला थीटा अगर मैं लूंगा तो ये बन जाएगा d/4 sin थीटा, ठीक है ना। सो वी विल हैव, वेट अ मिनट, पहले मुझे यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा ताकि आपको जब आप स्टडी करो दोबारा आपको कंफ्यूजन ना हो, टू पार्ट, ठीक है ना। डी रेज will interfere within itself, ठीक है, such that the distance between the two sources can be taken as d/4। बेटा अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अब यहाँ पर दोनों रेज का डिस्टेंस d/4 हो गया, और यहाँ पर ये d/2 था, जैसे मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी दो रेज को उठाऊंगा, है ना, दे कैन बी चोजन रैंडमली, दे कैन बी चोजन रैंडमली, कोई भी दो रेज आप ले लो। लेट से मैं यहां से ले लेता हूं लाइक दिस, तो वो यहां से मुझे लेना पड़ेगा। तो अब इन दोनों का जो गैप है दैट गैप विल बी इक्वल टू d/4। ये जो दोनों का गैप आ गया, दिस गैप इज d/4, ठीक है। तो अब जब मैं इनका पाथ डिफरेंस फाइंड करने की बात करूं तो वो आ जाएगा d/4 sin थीटा। तो सिंपल, सो p will be given by d sin थीटा by 4। तो अब ये मैं सेकंड के लिए कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर θ2 भी लिख सकता हूं, तो ये चॉइस है। तो ये आ गया d sin थीटा डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि अब थीटा कुछ और होगा, पहले θ1 था, अब θ2 हो जाएगा। तो अब इस केस में देखते हैं, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस and for destructive interference delta x should be equal to λ/2।
तो ये तो मुझे पहले से ही पता है। सो बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर। सो d sin theta by 4 should be equal to lambda by 2, and from here we got a condition d sin theta should be equal to 2 lambda। अब आप यहां पर भी आपको ध्यान देना होगा कि ये हो गया आपके पास 2 लैम्डा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मैंने स्लिट बनाई है, मैं बिल्कुल अपने पुराने वाले फर्स्ट डायग्राम पर चला जाता हूं। जो ये जो मैंने यहाँ पर डेल्टा एक्स लिखा है या डी साइन थीटा है, तो डेल्टा एक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास आ रहा था लैम्डा, ठीक है। और यहां पर एक्चुअली में जो डेल्टा एक्स आ रहा है वो आ रहा है आपका 2 लैम्डा। तो आप देख सकते हो कि भाई लैम्डा आया तो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, 2 लैम्डा आया तो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और इसके आगे जो थर्ड आएगा वो भी अभी हम चेक करेंगे, ठीक है, कि वो 3 लैम्डा आता है कि नहीं आता। तो ये मेरे पास एक और डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला बन गया। तो यहां से मैं बोलूंगा कि थीटा 2 इज इक्वल टू twice of lambda by 2. Now this is something that we need to remember. ओके, थीटा 2। तो इससे पहले हमने कर लिया थीटा 1 फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो ये मेरे पास हो गई थी सेकंड डार्क, सेकंड डार्क फ्रिंज। ये चैप्टर नो डाउट बहुत डिफिकल्ट है, और इसके तभी तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से किया नहीं जाता। इनफैक्ट इवन बुक्स में भी ये बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं दिया हुआ। आप कोई भी बुक रेफर करके देख लो, डिफ्रैक्शन आपको बुक में से समझ में आ ही नहीं सकता। इट्स दैट डिफिकल्ट। और जो बुक उठा लो उसमें एक नया मेथड है, जहां पर जो भी देख लें कुछ नई कहानी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मैं जो पैटर्न आपको दे रहा हूं, मैं ईच फ्रिंज के लिए इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो सके। आपने कोई भी बुक रेफर करनी है आपकी चॉइस, 5 बुक रेफर करना चाहते हो आपकी चॉइस, और जो आपको करना है आप कर सकते हो। लेकिन मेरी तरफ से ये वाला वीडियो आपके लिए हो जाएगा। देख लो ध्यान से, समझ में आ रहा है तो इसको फॉलो कर लो, नहीं तो जो हमारे पास बुक में है, बुक में हमारे पास ये सेकंड वाली चीज नहीं दी हुई, सिर्फ फर्स्ट वाली चीज दी हुई है यहाँ तक। उसके बाद आपको जनरल फार्मूला देना है तो आपकी मर्जी, डायरेक्ट जनरल फार्मूला दे दो, लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन तो नहीं ना आएगा। कंसेप्चुअली तो समझ में आ जाएगा ना चीज कि आपको ये हो क्या रहा है, लिखने में की बात अलग रह जाएगी, वो आपकी चॉइस है। तो ये हो गया आपके पास जी सेकंड फ्रिंज। ओके, सो लेट मी सी द टाइम। okay, so this is the second fringe, and now moving further, let us now move to third fringe. okay, अब तो चाहे हम यहाँ पर डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज कि मैंने यहां पर भी लैम्डा बाय 2 ही लिखा है। आई हैव नॉट चोजन 3 लैम्डा बाय 2। देखो यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास एक्चुअली में दिया जाता है 2n-1 लिख लो या +1 लिख लो, ठीक है। दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n दैट यू वांट टू सब्स्टिट्यूट इनटू लैम्डा बाय 2। तो ये होता है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि सर डेल्टा x पहली बार तो n = 1 पुट करो तो लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। दूसरी बार अगर मैं n = 2 पुट करता हूं तो 4 - 1 3 लैम्डा 2 आना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो 5 लैम्डा बाय 2 आना चाहिए। तो मैं ये जो है, मैं हर बार लैम्डा बाय 2 क्यों चूज कर रहा हूं? व्हाई आई एम नॉट चूजिंग दिस 3 lambda by 2 or 5 lambda by 2? Why are we using lambda by 2 only? पहली चीज, lambda by 2 अगर आ गया आपके पास तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई होगा, ठीक है। तो अगर मैं 3 lambda by 2 कह दूं तो इसमें एक लैम्डा पूरा है, जो बचा हुआ रह गया आपके पास वो लैम्डा बाय 2 ही है। तो जहां पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो नेट लैम्डा बाय 2 गैप के कारण ही हो रहा है, पहली चीज।
तो आप अगर यहाँ पे लेमडा बाई 2 चूज कर लोगे तो कोई गलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 लेमडा बाई 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता ऊपर वाले केस के अंदर ही, कि भाई यहाँ पर जितना मेरे पास पाथ डिफरेंस आ गया, इसको आपने जी लेमडा बाई 2 के साथ में इक्वेट किया, अगर मैं इसको अब मैं नेक्स्ट की तरफ कर दूंगा 3 लेमडा बाई 2, तो क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे पास डायरेक्ट डार्क फ्रिंज आ तो जाती है, लेकिन वो सेकंड वाले को स्किप करके आती है, सेकंड वाले को स्किप करके आती है। तो अब मैं आपको एक मेथड यहां पर करके दिखाता हूं। लाइक फॉर थर्ड डार्क फ्रिंज, we could have used 3 lambda 2 as path difference। मैं इसको पाथ डिफरेंस मान सकता था, ठीक है, बट आई विल नॉट डू इट। वाई? देखते हैं। तो डेल्टा एक्स मेरे पास पाथ डिफरेंस जो आया टोटल वो आना था डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अगर मैं स्टार्टिंग वाला लेता कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, दो पार्ट में डिवाइड करके जो आपके पास पाथ डिफरेंस आया उसको अब आप 3 लैम्डा बाई 2 के साथ इक्वेट कर दो, तो मैं इसको 3 लैम्डा बाई 2 के साथ इक्वेट कर देता। गलती तो कोई नहीं है, क्योंकि इसने बोला कि अगर 3 लैम्डा बाई 2 करोगे तो भी तो डिस्ट्रक्टिव होगा, तो मैं 3 लैम्डा बाई 2 कर देता हूं। तो अगर मैं ये चीज कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, इस चीज को देखो, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा, और यहां से मेरे पास आता है थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय डी। बट क्या मेरे पास 2 लैम्डा बाय डी आया? नहीं आया। लैम्डा बाय 2 से मेरे पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनी, और 3 लैम्डा बाय 2 यूज करने से मेरे पास एक्चुअली में थर्ड डार्क फ्रिंज बनी डिफ्रैक्शन के केस में। सो सेकंड जो डिफ्रैक्शन के केस में जो सेकंड डार्क फ्रिंज आनी थी वो तो आई नहीं, वो तो स्किप हो गई। तो आप देखो कि मेरे पास अगर मैं यहां पर फ्रिंज विड्थ वाला ये वाला जो डायग्राम है, लेट मी कॉपी दिस, अब आप ये इसको आप रेफर करके देखते हैं हम यहाँ पे। अब आप देखिए, अब यहां पर अगर मैं रेफर करूं तो थीटा, अगर मैं पाथ डिफरेंस को लैम्डा बाय 2 लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ये वाली फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है, ठीक है। फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रहा है, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगा when डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। और जो मेरे पास सेकंड डार्क फ्रिंज बन रही है वो एक्चुअली में बनता है, अगर मैं डेल्टा एक्स को 3 लैम्डा बाय 2 ले लूं, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये। तो अगर मैं इस चीज को चूज करूं तो मेरे पास ये चीज यहां पर बनेगी, तो ये हो गया मेरे पास 3 लैम्डा बाय 2। तो ये तो मेरे पास सेकंड नहीं है, ये थर्ड डार्क फ्रिंज यहां पर आई। सो थर्ड डार्क फ्रिंज मेरे लिए ये बन रही। तो ये जो बीच वाली जो डार्क फ्रिंज है ये स्किप हो रही है। तो इस मेथड से अगर आप करते हो देन दिस बिकम्स अ बिग कंफ्यूजन। अगर आप इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो तो आपके पास ये वाली प्रॉब्लम आती है। सो दिस मेथड directly jumps to third fringe and skips the second dark fringe। तो सेकंड डार्क फ्रिंज को उसने स्किप कर दिया और ये मेरे पास इस मेथड से आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये मेथड हमारे काम नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग।
तो रॉन्ग नहीं कह सकते मैं हम, बट दिस इज हाईली इनकम्प्लीट, ग्रॉस इनकम्प्लीट। तो सही है लेकिन इनकम्प्लीट है। तो इसके बीच वाला जो पॉइंट है वो हम जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि यार सेकंड डार्क फ्रिंज कहीं और आ रही है, लेकिन आपके फार्मूले के हिसाब से सेकंड डार्क फ्रिंज कहीं और आ रही है। सो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू दिस शुड बी द सेकंड डार्क फ्रिंज, दिस शुड बी द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसको फाइंड करने के लिए कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, we have to follow this formula. And then now the thing is, first case we will divide the slit into two parts, in second case we will divide it into four parts, in third dark fringe we will divide it into six parts, six parts में divide करेंगे। So now let us quickly do it for our, now for थर्ड, सेकंड का तो मैंने कर ही दिया। सो लेट अस से अब हम फॉर थर्ड डार्क फ्रिंज करते हैं, हमारे मेथड से करके देखते हैं कि क्या होगा। मैं डायरेक्ट यहां पर कर रहा हूं, तो मेरे पास जो अब जो पाथ डिफरेंस आया दैट विल बी डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो नॉट डिवाइडेड बाय 2, तो पहले जैसे डिवाइडेड बाय 4 था तो अब ये डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, है ना। देखो यहां पर मेरे पास पाथ डिफरेंस कितना आया, d sin theta divided by 4, तो अब कितना आएगा d sin theta divided by 6, and that will be equated with lambda by 2 only. so this, so इसको मैं लिख देता हूं p, ठीक है। when the slit is divided into 6 parts, when the slit is divided into 6 parts, तो ये हो गया उसका जो इंटरफेरेंस आएगा वो आ जाएगा d sin theta divided by 6 आ जाएगी उसका पाथ डिफरेंस। सो दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू lambda by 2 for डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सिंपल। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये लैम्डा बाय 2 हो गया, इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। So this implies d sin theta is equal to 3 lambda, and so theta third will be equal to 3 lambda by d। ऑब्वियसली ये सारे के सारे प्लस माइनस यहाँ पर लगेगा बेटा, उसको आपने अपनी तरफ से ही इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। मैं भी कर देता हूँ वैसे ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। तो ये आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला फिर से बन गया। तो अब आप देखो कि जो यहां पर इस सिस्टम में 3 लैम्डा बाय 2 यहां पर आ रहा था, वही मेरे पास यहां पर 3 लैम्डा बाय 2 आ गया। बट द राइट मेथड इज दैट वी विल डिवाइड द स्लिट इनटू 6 पार्ट्स, एंड देन बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी विल इक्वेट इट टू लैम्डा बाय 2। आई होप आपको ये जो मैं कहना चाहता हूं समझ में आया होगा। ये वाला पार्ट जो है आपका यहां पर स्किप हो जाता है। This part is now skipped. Okay, so wait a minute, okay, ठीक है। तो ये आपका स्किप हो गया और ये आपके पास दो डार्क फ्रिंजेस बन गए यहाँ पे, और अब मैंने आपको नया मेथड भी बता दिया। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू क्लोज दिस टॉपिक, दैट इज वाई मैंने कॉल नहीं उठाया, वो बंद कर दिया। तो ठीक है जी, अब मैं एक नजर इस पे और मार लेता हूँ, इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज लेफ्ट टू टेल यू अबाउट दिस। ठीक है, तो देखो अब हमने यहाँ पर एक्चुअली में डार्क फ्रिंजेस के बारे में सब कुछ कर लिया है, लेकिन ब्राइट फ्रिंज के बारे में हमने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तो लेट अस नाउ स्टार्ट फॉर द ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। या वी कैन डू वन थिंग, काफी लंबा वीडियो बन गया है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए आई विल पोस्ट अनदर वीडियो, एंड आई एम नाउ स्टॉपिंग दिस थिंग हियर इटसेल्फ, एंड आई विल पोस्ट अनदर वीडियो सून। चलो, ओके देन, बाय। ओके।